हेलो बच्चों, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य के अध्ययन के स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी उपाधियाँ, अशोक और उसकी उपाधियाँ, अशोक का धर्म का प्रसार, मौर्य प्रसाधन की प्रमुख विशेषताएं, मौर्यों की कला और वास्तुकला और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, यानी कि पूरा मौर्य साम्राज्य उदय से लेकर पतन तक हमने पढ़ लिया था। अब अगला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य के बाद आता है मौर्योत्तर भारत, यानी कि मौर्यों के बाद का भारत। सीखने का मकसद होगा इसके छात्र इसमें ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे शंगु वंश और उसका महत्व, सातवाहन शासन और संस्कृति में उनका योगदान, शक और बैक्ट्रियन, कनिष्क और उसकी उपाधियां, गांधार कला और इसकी प्रमुख विशेषताएं। अशोक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी विशाल मौर्य साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने में असमर्थ रहे। प्रांतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करनी शुरू कर दी। उत्तर पश्चिम भारत मौर्यों के नियंत्रण से बाहर हो गया और विदेशी आक्रमणों की एक श्रृंखला ने इस क्षेत्र को प्रभावित किया। कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और सुदूर दक्षिण में सातवाहनों ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। परिणाम स्वरूप मौर्य शासन गंगा घाटी तक ही सीमित हो गया और जल्द ही इसका स्थान शुंग राजवंश ने ले लिया। स्पीडोस शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो मौर्यों के अधीन सेनापति था। उसने अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर दी और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। शुंग शासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती उत्तर भारत को उत्तर पश्चिम से बैक्ट्रियन यूनानियों के आक्रमण से बचाना था। यूनानी पाटलिपुत्र तक आगे बढ़े और कुछ समय के लिए उस पर कब्जा कर लिया। हालांकि पुष्यमित्र खोई हुई चीज को पुनः प्राप्त करने में सफल रहा। उन्होंने कलिंग के खारवेल के खिलाफ भी अभियान लड़ा, जिसने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। पुष्यमित्र ब्राह्मणवाद का कट्टर अनुयायी था। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। बौद्ध स्त्रोत ने बौद्ध धर्म के उत्पीड़क के रूप में संदर्भित करते हैं, लेकिन ये दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध कला को संरक्षण दिया था। उनके शासनकाल के दौरान भरहूत और सांची में बौद्ध स्मारकों का जीर्णोद्धार किया गया और उन्हें और बेहतर बनाया गया। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। अंतिम शुंग शासक देवभूति थे, जिनकी हत्या कण्व वंश के संस्थापक उनके मंत्री वसुदेव कण्व ने कर दी थी। कण्व वंश ने 45 वर्षों तक शासन किया। कण्वों के पतन के बाद गुप्त वंश की स्थापना तक मगध का इतिहास खाली था। शुंगों का शासन महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्होंने विदेशी आक्रमणों से गंगा घाटी की रक्षा की थी। सांस्कृतिक क्षेत्र में शुंगों ने ब्राह्मणवाद और घोड़े की बलि को पुनर्जीवित किया। उन्होंने वैष्णववाद और संस्कृत भाषा के विकास को भी बढ़ावा दिया। संक्षेप में शुंग शासन गुप्तों के स्वर्णयुग की एक शानदार प्रत्याशा थी। सातवाहन, अब पढ़ेंगे हम सातवाहन के बारे में। शुंग वंश का बस छोटा सा इतिहास था, ये हमने पढ़ लिया। अब हम सातवाहन के बारे में पढ़ेंगे। मौर्यों के पतन के बाद दक्कन में सातवाहनों ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। इनका शासन लगभग 450 वर्षों तक चला। उन्हें आंध्र के नाम से भी जाना जाता था। पुराण और शिलालेख सातवाहनों के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत बने हुए हैं। शिलालेखों में नासिक और नानागढ़ शिलालेख और गोमतीपुत्र सातकर्णी के शासनकाल पर बहुत प्रकाश डालते हैं। सातवाहनों द्वारा जारी सिक्के भी उस काल की आर्थिक स्थिति को जानने में सहायक होते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख था। उसके उत्तराधिकारी कृष्ण बने, जिन्होंने पश्चिम में नासिक तक राज्य का विस्तार किया। तीसरे राजा श्री सातकर्णी थे। उसने पश्चिमी मालवा और बरार पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किए। सातवाहन वंश का 17वां राजा हाल था। उन्होंने 5 वर्ष की अवधि तक शासन किया। हाला अपनी पुस्तक गाथा सप्तशती, जिसे सत्ता से भी कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध हुए। इसमें प्राकृत भाषा में 700 श्लोक हैं। हालांकि पुस्तक है गाथा सप्तशती, जिसको सत्ता से भी कहा जाता है। नोट द पॉइंट।
और इसमें प्राकृत भाषा में 700 श्लोक है 87 में। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गोमती पुत्र सातकर्णी था। उन्होंने 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक 24 वर्षों की अवधि तक शासन किया। उनकी उपलब्धियों को उनकी मां गोमती बालाश्री ने नासिक शिलालेख में दर्ज किया था। गोमती पुत्र सातकर्णी ने पूरे दक्कन पर कब्जा कर लिया और साम्राज्य का विस्तार किया। मालवा के शासक नागपन्ना पर उनकी विजय उल्लेखनीय थी। उन्होंने ब्राह्मणवाद को भी प्रश्रय दिया, फिर भी उसने बौद्धों को दान भी दिया। गोमती पुत्र सातकर्णी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमय हुआ। उसने सातवाहन शक्ति को कृष्णा नदी के मुहाने तक बढ़ाया। उसने सिक्के जारी किए जिन पर जहाजों की छवि अंकित थी। इनसे सातवाहनों की नौसैनिक शक्ति और समुद्री व्यापार का पता चलता है। सातवाहनों का अंतिम महान शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। आर्थिक स्थिति। सातवाहन शासक के दौरान व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। व्यापारियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ाने के लिए संघों का गठन किया। कुम्हार, बुनकर और तेल निकालने वाले कारीगरों जैसे विभिन्न कारीगरों द्वारा संगठित शिल्प संघ भी अस्तित्व में आए। व्यापार के लिए कार्षापर्ण नामक चांदी के सिक्कों का उपयोग किया जाता था। सातवाहन काल में विदेशी वाणिज्यिक गतिविधि भी देखी गई। टॉलेमी ने दक्कन में अनेक बंदरगाह का उल्लेख किया है। सातवाहनों का सबसे बड़ा बंदरगाह पश्चिमी दक्कन पर कल्याणी था। नोट द पॉइंट। सातवाहनों का सबसे बड़ा बंदरगाह पश्चिमी दक्कन पर कल्याणी था। पूर्व तट पर गंड कसेला और गंजाम अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। सातवाहनों ने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया। उन्होंने चैत्य और विहार बनवाए। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को गांव और भूमि का अनुदान भी दिया। वशिष्ठ पुत्र पुलमयी ने अपने पुराने अमरावती स्तूप की मरम्मत की। नागार्जुन कोंडा में उनकी वास्तुकला भी उल्लेखनीय थी। सातवाहनों द्वारा अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञों के प्रदर्शन के साथ ब्राह्मणवाद को पुनर्जीवित किया गया था। उन्होंने प्राकृत भाषा और साहित्य को भी संरक्षण दिया। हालांकि सत्तासही प्राकृतिक साहित्य की उत्कर्ष कीर्ति है। उत्तर पश्चिम भारत पर विदेशी आक्रमण। बैक्टीरिया और पार्थिया सीरियाई साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए और ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के मध्य में बैक्टीरिया ने यूनानी शासक डेमेट्रियस ने अफगानिस्तान और पंजाब पर आक्रमण कर उन पर कब्जा कर लिया। तक्षशिला से उसने अपने 2 कमांडरों एपोलोडोटस और मेनेंडर को आगे की विजय के लिए भेजा। एपोलोडोटस ने सिंध पर विजय प्राप्त की और उज्जैन तक चढ़ाई की। मेनेंडर ने अपना शासन मथुरा तक बढ़ाया और वहां से उसने पाटलिपुत्र पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के पोते वसुमित्र की सेना ने उसे रोक दिया। मेनेंडर को मिलिंडा के नाम से भी जाना जाता है और उनके राज्य की राजधानी सकला यानी कि सियालकोट थी। उन्होंने बौद्ध धर्म में बहुत रुचि दिखाई और बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ उनके संवाद पालिकार्य मिलिंद पन्हों मिलिंडा के प्रश्न में संकलित किए गए। उन्होंने बौद्ध धर्म भी अपना लिया। मेनेंडर की मृत्यु के बाद भारत में यूनानी प्रभाव 1 शताब्दी से अधिक समय तक रहा। ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में भारत में शक शासन का संस्थापक माउस था। उनका पुत्र और उत्तराधिकारी एजेस प्रथम था, जिसे विक्रम युग का संस्थापक माना जाता है। तक्षशिला के शक शासकों को पारसियों ने उखाड़ फेंका। कुषाण। सातवाहन के बाद आते हैं कुषाण। कुषाण यूची जनजाति की एक शाखा थे जिनका मूल निवास मध्य एशिया था। वे शकों को विस्थापित करके सबसे पहले बैक्टीरिया आए, फिर वे धीरे धीरे काबुल घाटी की ओर चले गए और गांधार क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुला कड़फिसेस प्रथम, उसने काबुल घाटी पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के जारी किए। उन्होंने ऊंची धोने वाले उपाधियों वाले सोने के सिक्के जारी किए। कनिष्क की विजय। उनके राज्यारोहण के समय साम्राज्य में अफगानिस्तान, गांधार, सिंध और पंजाब शामिल थे। कनिष्क की विजय की बात हो रही है। इसके बाद उसने मगध पर विजय प्राप्त की और पाटलिपुत्र और बोधगया तक अपनी शक्ति का विस्तार किया। कलहण के अनुसार कनिष्क ने कश्मीर पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया।
उसके सिक्के मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी और बनारस जैसे कई स्थानों पर पाए जाते हैं, इसलिए उसने गंगा के मैदान के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त कर ली होगी। उन्होंने चीनियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और उनसे कुछ क्षेत्र हासिल कर लिए। पहले अभियान के दौरान वे चीनी जनरल पंचो से हार गए थे। उन्होंने दूसरा अभियान चलाया जिसमें वे सफल रहा और उसने पंचो के पुत्र पन्यांग पर विजय प्राप्त की। कनिष्क ने काशगर, यारकंद और खेतान के क्षेत्रों में अपना साम्राज्य मिला लिया। कनिष्क का साम्राज्य विशाल था, जो पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में बनारस तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मालवा तक फैला हुआ था। उनकी राजधानी पुरुषपुर या आधुनिक पेशावर थी। मथुरा उसके साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर था। कनिष्क और बौद्ध धर्म। कनिष्क ने अपने शासनकाल के आरंभ में बौद्ध धर्म अपना लिया। हालांकि उनके सिक्कों में न केवल बुद्धि बल्कि ग्रीक और हिंदू देवताओं की छवियां भी प्रदर्शित है। ये कनिष्क की अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता को दर्शाता है। कनिष्क के काल में महायान बौद्ध धर्म में प्रचलन में आया और कई मायनों में बुद्ध द्वारा सिखाए गए अशोक द्वारा प्रचलित धर्म में से भिन्न है। बुद्ध की पूजा फूलों, वस्त्रों और इतरों दीपों से की जाने लगी। इस प्रकार महायान बौद्ध धर्म में छवि पूजा और अनुष्ठान विकसित हुए। कनिष्क ने नए धर्म के प्रचार के लिए मिशनरियों को मध्य एशिया और चीन में भी भेजा। जगह जगह बौद्ध चैत्य एवं विहार बनाए गए। उन्हें वासुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन जैसे बौद्ध विद्वानों को संरक्षण दिया। उन्होंने बौद्ध धर्मशाला और सिद्धांत से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए चौथी बौद्ध परिषद भी बुलाई। ये वासुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर से श्रीनगर के पास कुंडल वन मठ में आयोजित किया गया था। परिषद में लगभग 500 भिक्षुओं ने भाग लिया। परिषद में त्रिपिटकों पर एक प्रामाणिक टिप्पणी तैयार की और महायान सिद्धांत को अंतिम रूप दिया गया। अश्वघोष एक महान दार्शनिक और कवि और नाटककार थे। वे बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन थे? अश्वघोष। नोट द पॉइंट। दक्षिण भारत के नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक चरक को भी उनका संरक्षण प्राप्त था। चरक को किसका संरक्षण प्राप्त था? कनिष्क का। याद रखना है। चरक किसके काल में थे? कनिष्क के काल में। चरक ने चरक संहिता लिखी है। फिर गांधार कला। गांधार कला विद्यालय का घर उत्तर पश्चिमी भारत में पेशावर और उसके आसपास के क्षेत्र हैं। गांधार में सर्वश्रेष्ठ मूर्ति कला का निर्माण पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान हुआ था। इसकी उत्पत्ति इंडो ग्रीक शासकों के शासनकाल के दौरान हुई थी और इस कला विद्यालय के वास्तविक संरक्षक शक थे। कुषाण, विशेषकर कनिष्क, गांधार कला और भारतीय और ग्रीक रोमन का मिश्रण थी। पहली से चौथी ईस्वी तक बड़ी संख्या में मठों का भी निर्माण किया गया था। लगभग 15 मठों के खंडर पाए गए थे। पेशावर और रावलपिंडी में और उसके आसपास लगभग 15 मठों के खंडर पाए गए थे। इस अवधि के दौरान बनाए गए बुद्ध स्तूपों पर ग्रीक रोमन वास्तुकला का प्रभाव था। स्तूप की ऊंचाई बढ़ाई गई और स्तूप की संरचना में अलंकरण को जोड़ा गया। इन परिवर्तनों ने स्तूप को और अधिक आकर्षक बना दिया। कनिष्क के उत्तराधिकारी और कुषाण शासनकाल। कनिष्क के उत्तराधिकारी ने अगले 100 वर्षों तक शासन किया और 50 साल विष्क कनिष्क का पुत्र था। उसने साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा। उनके शासन में मथुरा एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। कनिष्क की तरह वे भी बौद्ध धर्म का संरक्षक था। आखिरी महत्वपूर्ण कुषाण शासक वासुदेव था। कुषाण साम्राज्य का बहुत अधिक था। उनके शासनकाल में कमी आई। उनके अधिकांश शिलालेख यहीं और उसके आसपास पाए जाते हैं। उनके शिलालेख मथुरा और उसके आसपास पाए जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे शिव का उपासक था। बाद में वासुदेव छोटे कुषाण राजकुमारों ने कुछ समय तक उत्तर पश्चिम में शासन किया। इस वीडियो को सुनने के बाद आपके सीखने का परिणाम ये होगा कि पुष्यमित्र का शासनकाल और शंभु का महत्व, सातवाहन शासन और गोमतीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां, सातवाहन काल की सामाजिक आर्थिक स्थितियां और उनके सांस्कृतिक योगदान भी समझ सकोगे। कनिष्क और उसकी सैन्य उपलब्धियां। अगर आपकी समझ में नहीं आई है तो दोबारा से सुने। महायान के प्रसार में कनिष्क की भूमिका। बौद्ध धर्म का होता है महायान।
एक हीनयान होता है, एक महायान होता है। गांधार कला की प्रमुख विशेषताएं और मथुरा कला की भी महत्वपूर्ण विशेषता है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। शुंगों का उत्तराधिकारी कौन बना? शुंगों का उत्तराधिकारी कौन बना? नासिक शिलालेख इसकी उपाधियों का वर्णन करता है। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन थे? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? प्रसिद्ध प्राकृतिक पुस्तक सप्ताश्री किसके द्वारा लिखी गई थी? शक संवत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कनिष्क द्वारा पराजित सेनापति कौन था? कनिष्क द्वारा पराजित चीनी सेनापति कौन था? इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।